हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो कैसे हैं सभी लोग। कल के वीडियो में मैंने प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पूरा डाल दिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ आप इंटरनेशनल बिजनेस की तैयारी कैसे कर सकते हो, बिकॉज एक ही बार में कोई भी एक सब्जेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। कॉस्ट अकाउंटिंग साथ साथ करते रहो और कभी भी अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना है ना, तो रेस्ट देने के बाद 1 घंटा ये कर लो। उससे क्या है ना कि आपकी तैयारी हो जाएगी। इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जाम आपका यूनिट 1 आज हम करेंगे। पेपर है आपका 5 जून को इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से लेकर के 5:30। ये शिफ्ट नहीं भूलना है, बहुत से बच्चों का एग्जाम भी मिस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द शिफ्ट कंफ्यूजन। ठीक है। सो आपका ये हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस का आपने पेपर देना है 5 जून को। देन पेपर आपका कितने मार्क्स में डिवाइडेड है? अगेन 90 मार्क्स में जो है आपका पेपर डिवाइडेड है। जैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप का था, 5 क्वेश्चंस आएंगे, 18 मार्क्स ईच के। और हर क्वेश्चन जो है आपके हर एक यूनिट से आने वाला है, मतलब एवरी यूनिट इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। और अगर कोई यूनिट कम चैप्टर्स हैं, उसके अंदर कम पेजेस हैं, कम कॉन्सेप्ट करने वाला, तो आपके लिए उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है ना, एडवांटेज होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के यूनिट को। हमारा आज का यूनिट जो है वो उतना ही इजी है, आपने बहुत सा कॉन्सेप्ट पहले किया है। चलो स्टार्ट। करना क्या क्या है आपको, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट करोगे। ये दोनों एक ही चीज है, ज्यादा टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, जिसमें आपको सिर्फ क्या करने हैं, डेफिनेशंस करने हैं। और कॉन्सेप्ट में बहुत सी चीजें करने हैं आपको। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, ये सब करना है, बिकॉज दे कंबाइनली मेक वन क्वेश्चन। देन डिफरेंट एंट्रीज मोड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। अगर इंटरनेशनल बिजनेस में किसी को एंटर करना है तो उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज कौन 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 से हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पार्ट, इसको नहीं छोड़ना किसी भी कंडीशन में। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते, तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कुछ भी नहीं लिख पाओगे। टेक्निकलिटी पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। देन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है, और पार्ट में करके क्वेश्चन आएगा। पहले किसी टॉपिक से और सेकंड से, यूनिट 1 से ही आने वाला है। ऑप्शन आपको आना ही आना है, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है। टोल्ड यू कि सबसे पहले डेफिनेशन। इंटरनेशनल बिजनेस का डेफिनेशन सबको पता है। देखो, दो तरह के बिजनेस होते हैं, दैट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है। डोमेस्टिक कौन सा बिजनेस है, जो आपके विद इन अ कंट्री क्या होता है ना, ट्रेड हो रहा है विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ओन कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है वो क्या है आपका डोमेस्टिक बिजनेस। और अपने कंट्रीज की बाउंड्रीज को क्रॉस कर दें तो उनके लिए क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है। एट प्रेजेंट टाइम जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है, तो एवरीबडी नोज कि इंटरनेशनल बिजनेस के कितने एडवांटेजेस हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स और रिस्ट्रिक्शंस आ सकता है। यूके, यूक्रेन, आपका रशिया, ईरान, कितना प्रॉब्लम आ रहा है। एलपीजी का शॉर्टेज आ गया है, क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम आ गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम जो अभी हम फेस कर रहे हैं। ये किसके लिए फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ पे ज्योग्राफिकली और गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो इसलिए इश्यूज हो रहे हैं। सो दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस दैट कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। उसने स्पेसिफिकली लिखा है नेशनल बॉर्डर्स, बिकॉज आपको पता है कि नेशनल बॉर्डर्स में सिर्फ आपके डोमेस्टिक बाउंड्रीज काउंट नहीं होती, दे आर अबव। क्योंकि हमारा जो नेशनल बॉर्डर है वो डोमेस्टिक के साथ साथ क्या है ना, वाटर बाउंड्रीज में भी क्या होता है, वाटर बॉडीज में भी काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा साउथ में इंडियन ओशन तक 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशन के अंदर इंडियन बाउंड्रीज ही है, तो वहां तक आपका डोमेस्टिक ट्रेड है। एंड बियॉन्ड दैट लेवल क्या है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स दैट सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, चाहे वो इंडिविजुअल ट्रेड करता है, कंपनीज ट्रेड करती हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड करता है। आप ऊपर वाला डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, दैट द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन द रिसोर्सेज ऑफ ग्लोब। क्यों क्यों करना है, क्योंकि जो ग्लोब में दैट इज बाकी कंट्रीज के साथ आपके रिसोर्सेज हैं वो शायद हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रूड ऑयल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, गोल्ड है। इन दोनों चीजों का जितना रिसोर्स ग्लोबली है उतना इंडिया के पास नहीं है।
और वैसे ही वहां की जो कंट्रीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ है? इंडिया में। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मटेरियल स्पाइसेस जाता है, पिकल्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स है, वो सबसे ज्यादा इंडिया देता है। सो वी आर फोकसिंग ऑन रिसोर्सेज ऑफ द ग्लोबल दैट द ओन कंट्री डज नॉट हैव, and objectives of the organization to explore more of the business opportunities and threats। क्योंकि सिर्फ opportunities नहीं आती, opportunities के साथ साथ क्या आते हैं? थ्रेट्स भी आते हैं। थ्रेट्स तो अभी पता ही है, क्योंकि क्रूड ऑयल सप्लाई करना बंद कर देंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज की वजह से एलपीजी की सप्लाई कम होना बंद हो गई है ना, तो ये सब क्या है? आपके थ्रेट्स हैं। इस समय इंटरनेशनल बिजनेस समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि आपको 9 मार्क में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, फिर आपसे एडवांटेजेस पूछ सकता है। सो ये तो आपको आना ही है, तो इसमें कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। इजी वे में करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? क्या क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में? अगर मुझे कोई भी बिजनेस है, चाहे वो इंटरनेशनल है डोमेस्टिक है, हर बिजनेस किसके लिए बनता है? आपका प्रॉफिट के लिए। एक्सेप्ट एक सोशल एंटरप्रेन्योर को छोड़ दो या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, इंटरनेशनल बिजनेस आपका क्यों बनता है? फॉर द प्रॉफिट मोटिव। इंटरनेशनली कोई भी बिजनेस इज गाइडेड बाय द प्रॉफिट्स ओनली। देखो, कोई भी बिजनेस है प्रॉफिट मोटिव की वजह से आता है, और इंटरनेशनल बिजनेस कोई एक्सेप्शन नहीं है जिसकी वजह जो प्रॉफिट स्टार्ट करने के लिए नहीं बने। आजकल हर कोई पर्सन जो है दे वांट टू एंटर इनटू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आपने कितने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे कि मैंने दुबई में ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हम चिली सेल करके इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू दुबई एंड दिस एंड वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ प्रॉफिट। तो हर कोई प्रॉफिट के लिए करता है, सेम एज द इंटरनेशनल बिजनेस। कहता है उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन हो सकता है, वो सिर्फ क्या हो सकता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, तो नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव्स में हो सकती हैं। वो भी कब? अगर किसी कंट्री पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाए या लैंडस्लाइड आ जाए या टोर्नाडोज हो जाए, तो उस केस में जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, वो सब क्या है? आपका नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इरिस्पेक्टिवली सब कुछ किस लिए होता है? आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए। नंबर वन, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। सेकेंड, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज। किस लिए एक्सचेंज? क्या है? गुड्स का एक्सचेंज करना है फ्रॉम एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के बदले में क्या होनी चाहिए? एक्सचेंज होनी चाहिए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमोडिटीज क्या होने चाहिए ना आपके? एक्सचेंज होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का डोनेशन नहीं हो रहा और चैरिटी नहीं हो रही। ये तो क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव हो गए, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव लेके जाना है। तो एक्सचेंज क्या है कि एक प्रोडक्ट दिया है तो उसके बदले में क्या होना चाहिए? कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। दैट मे बी बाटर सिस्टम हो सकता है, और आज के समय में तो क्या है कि फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में ही हमें पैसा देना पड़ता है। एक्सचेंज इंक्लूड एवरीथिंग ऑन द अर्थ एंड इवन बियॉन्ड। जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो सब चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं। चाहे वो आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, चाहे हम सर्विसेज दे रहे हैं। वी यूज टू टीच आउटसाइड स्टूडेंट ऑल्सो, दुबई में स्टूडेंट्स हम उन्हें भी पढ़ाते हैं। लोग आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज। मेनी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आपने देखी है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाके स्टैब्लिश करते हैं और वहां के लोगों को क्या देते हैं ना? वहां के लोगों को पेमेंट देते हैं। तो सर्विस एक्सचेंज हो रहा है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स एक्सचेंज हो रही हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज के यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना जरूरी है। डोनेशंस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल आपको उसने एग्जांपल दे दिया दैट इंडिया हैज गिवन $50,000 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू सम इमरजेंसी टू सम कंट्री। तो क्या ये इंटरनेशनल बिजनेस है? नो, दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं हुआ है। ठीक है जी। Third and the last characteristics of the international business is the type of exchange। कि किस किस तरह के टाइप ऑफ एक्सचेंज होते हैं? 3 तरह के एक्सचेंजेस होते हैं, ट्रेड, इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। 3 एक्सचेंज है। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, बस वहीं से ये आपका निकल के आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको छोड़ दो, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही आ जाएगा आपका, बीओटी के अंदर। ट्रेड, ट्रेड किसका होता है? मर्केंडाइज का। दैट कैन बी टेंजिबल गुड्स, गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए। दैट इज इंपोर्ट, दैट इज एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस एम, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन है ऑफ द गुड्स इज नोन एज द ट्रेड।
देन इनकम की बात आए तो इनकम में क्या होगा, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम, दैट इज योर रेंट, वेजेस, सैलरीज, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई, ये किस में आ गए, आपके इनकम में आ गए। इन्वेस्टमेंट की बात करो, सो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। नंबर वन इज योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि किसी और कंपनी के जाके शेयर्स को खरीदना इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन, मुझे मेरे को एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। अब एप्पल के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते, बिकॉज एप्पल इज नॉट इंडिया कंपनी, इंडिया में रजिस्टर नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या है कि जहां का भी ये स्टॉक एक्सचेंज है वहां के स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे एक अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। दैट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप बॉन्ड्स ले सकते हो, शेयर्स ले सकते हो। सेकंड क्या है आपके पास, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स आप वहां पे जाके उस इकोनॉमी में जाके, कंट्री में जाकर के क्या ले रहे हो ना, वहां के या तो कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, लैंड बाय कर रहे हो, जहां पे जाके आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों डिफरेंसेस वैसे भी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वगैरह कुछ इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस की वजह से, टू व्हाट एक्सटेंट ये जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है ये डिपेंड करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और रेगुलेशंस के ऊपर। अगर बाहर के इकोनॉमीज ने मना कर दिया दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा ओपनली हो रहा है। ठीक है, सो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसका आपका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तीन ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, किस तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेकंड इज फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज एंड फर्स्ट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट। तो अगर आप इन क्वेश्चन को मार्क भी करना चाहो तो कितने मार्क्स में ही आ जाएगा, 1+3। भी तीन कैरेक्टरिस्टिक है, उससे ज्यादा तो लिख ही नहीं पाओगे, तो अभी तक टोटल 4 मार्क्स में ही आ सकता है। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ और भी कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है, दैट इज importance of the international business. Why the international business is important क्यों है? नंबर वन, इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से क्या एक्सप्लोर होती है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जो फैन बेस, जो डिमांड आपके ओन कंट्री में नहीं है, हो सकता है आपके आउटसाइड कंट्री में आके मिल जाए। सो एक्सपेंडेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड टू अ ब्रॉडर कस्टमर बेस। आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाता है। पहले सिर्फ इंडिया के लोगों को बेचना है, लेकिन अब किसको बेच रहे हो आप, आउटसाइड कंट्री भी बेच रहे हो। सो बाय ओपनिंग आउटलेट्स इन द वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में आपने आउटलेट्स बेच दिया तो अपने लार्ज और डाइवर्सिफाई कंज्यूमर बेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप कोई भी ब्रांड का एग्जाम्पल ले लो, आप एलवी के शूज बाय करते हो, बैग्स बाय कर सकते हो, यू गो फॉर द स्टारबक्स के लिए आप कॉफी पीने जाते हो, तो ये सब क्या है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एग्जाम्पल्स है। अगर ये लोग सिर्फ अपनी ही कंट्री में रह जाते तो क्या उतना बेनिफिट होता, नहीं। मैकडोनल्ड्स आर फ्रॉम, नॉट फ्रॉम इंडिया। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज जितने कंट्रीज में एक्सपैंड करेंगे उतना ही उनका क्या ज्यादा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा, उतनी ही सेल्स बढ़ेंगी, उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। सेकेंड, यू हैव द डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम। इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो डाइवर्सिफाइड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक इकोनॉमी से पैसा नहीं आ रहा, पैसा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी, ABCDEFGH। अभी जितने भी ब्रांड्स हमने डिस्कस किए, ये सेलिंग वाइल्ड वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं। अब अपने ये लोग मार्केट प्लेसेस, दैट इज अमेजोन के थ्रू, आपका फ्लिपकार्ट के थ्रू भी सेल करते हैं, ओन वेबसाइट्स के थ्रू भी सेल करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी सेल करते हैं, और इनके शोरूम्स भी हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अगर कोई एक कंट्री इन्हें बैन भी कर दे तो दे कैन अर्न अ रेवेन्यू फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, सो दैट हेल्प्स टू मिटिगेट द रिस्क। रिस्क कम हो जाएगा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का, जैसे एक कंट्री ने अगर बंद कर दिया तो दूसरी कंट्री से आने के चांसेस है। अब ना फिर से एग्जांपल लेते हैं आपके क्रूड ऑयल का। अभी क्रूड ऑयल पहले तो क्या था, रशिया से भी आ रहा था, है ना, यूके से भी आ रहा था, वेनेजुला से भी आ रहा था। अभी ट्रम्प अंकल ने बोल दिया कि ना, सिर्फ मैं बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दैट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से प्रॉब्लम हो गई। अगर यहीं पे
क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन मल्टीपल कंट्रीज में होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना था, बिकॉज बेनिफिट उस टाइम पे ऑप्शन ज्यादा थे, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इफेक्ट नहीं करते। देन बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट हो रहा है और वो एक्सपोर्ट होके मल्टीपल कंट्रीज में जा रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस बन चुका है, सो दैट मीन्स जो प्रोडक्शन है वो आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा उसके लिए फैक्ट्रीज तो लिमिटेड होंगी, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जितना फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता उतना ही क्या है, आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्केल है वो बड़ा है। वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते हैं, लेबर बढ़ता है, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बढ़ेगा, लेकिन जो आपके बनाने की जगह है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक लिमिट तक तो सेम रहेगा, और जरूरत पड़ेगी तो आप और लेकर आओगे। सो यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसकी वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, विच इन टर्न पॉजिटिवली प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंस, क्या और क्या फायदे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। नंबर 4, वो कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में नेक्स्ट बेनिफिट है एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज और इनपुट, बिकॉज वी आर एक्सचेंजिंग आवर प्रोडक्ट टू द डिफरेंट कंट्रीज, तो वहां से और मटीरियल्स, लेबर और टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है टू प्रोड्यूस द गुड्स विच कैन प्रूव टू बी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। हम किसी टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से उतना ज्यादा आपको कॉस्ट कम नहीं हो रहा। यही आपने बाहर की इकोनॉमी में जाके बात करी कि काम कैसे कर सकते हैं, वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, सो वहां से हो सकता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए यहाँ से आपको और बेनिफिट होना शुरू हो जाए, तो एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक आपको मिलना वहां से शुरू हो जाता है, दैट इज एक्सेस टू मोर रिसोर्सेस एंड इनपुट्स। देन यू हैव इनोवेशन। इनोवेशन क्यों, क्योंकि नए मार्केट में जा रहे हो, तो वहां से आपको जैसे ही न्यू मार्केट में गए आपको नए तरह के बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉलेज और इनोवेशन मिलेगा। दोनों कि वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन है, इनोवेशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर देयर इज अ नवरात्रि, इन नवरात्रिस आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स क्या करता है ना, एक नया प्रोडक्ट निकालता है, नो अनियन बर्गर, है ना। वो कहता है नो अनियन बर्गर आपको मिलेगा, मतलब वो कहता है कि मेरे बर्गर्स की सेल नहीं कम होनी चाहिए। अब यही क्या मैकडोनल्ड्स अगर आपका सिर्फ यूएस जाए, यहाँ पे उसका भी इन्वेंशन हुआ कि वहां जाके अगर वो प्रोडक्ट सेल करता, तो क्या वो ये इनोवेशन करता, नहीं, बिकॉज उसको जरूरत ही नहीं थी। सो एज सोन एज दे एंटर इनटू द मोर न्यू बिजनेसेस, दे एक्सप्लोर नो न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू इनोवेशंस। कंपनीज कैन अडेप्ट, इंटीग्रेट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेरियस रीजन, तो वहां से वो अलग अलग प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं और इंप्रूव करते हैं आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि काम को कैसे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देयर इज मोर डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट। जितने ज्यादा कंट्रीज में जाएंगे, अगर अब यहाँ पे तो हम अभी क्या बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, लेकिन सर्विसेज भी तो इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सचेंज हो रही हैं। सो हायरिंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड से आए किया आपने, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपके WTO ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग क्या सिर्फ एक कंट्री से होते हैं, नहीं, वहां पे हर कंट्री से लोग काम करते हैं, एम्बेसिस में अलग अलग कंट्री से काम करते हैं। सो जितने कंट्री से काम करते हैं उतने वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव लोगों का आता है, उतना स्किल आता है, उतना ही एक्सपीरियंस आता है, विच इज बेटर फॉर द कंपनी बिकॉज टैलेंट उनके पास आया। ठीक है, द लास्ट बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड इज योर ब्रांड बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग हो रहा है आपका, ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है। ब्रांड बिल्डिंग होने की वजह से क्या है, अब ब्रांड बिल्ड गया, दैट मीन्स गुडविल बन गई। अब अगर गुडविल बन गई है किसी भी कंपनी की, वेल नॉन इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है, सो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो जाएगा, उसका ग्लोबल रेप्यूटेशन, दैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड कस्टमर लॉयलिटी एंड ब्रांड वैल्यू। ऐसा ही होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते, कपड़े खरीदने जाने, अरे यार ऐसा करते हैं वेस्ट साइड जाके कपड़े खरीद लेते हैं ना, वेस्ट साइड तो चलो इंडिया का है, टाटा का है। सो आउटसाइड ऑल्सो दे गो टू लाइक, ठीक है, बाहर से क्या खरीदना, यहीं से खरीद लेते हैं, बिकॉज लोगों के अंदर क्या है, कस्टमर लॉयलिटी और ब्रांड वैल्यू बन गया। उनको ये पता है कि अगर वो यहाँ जाएंगे, सो अगर उनको प्रोडक्ट नहीं भी पसंद आ रहा, आफ्टर सम पीरियड ऑफ अ टाइम 15 और 20 डेज, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर वो उन्हें
पैसा वापस मिल जाएगा। इवन एट द वेल ब्रांड शोरूम, एट आप जब DIY चले जाओ, आप उनसे प्रोडक्ट खरीदो, वो कह रहे हैं 7 डेज के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सो बिकॉज ऑफ दैट लोग एक लोकल शॉपकीपर से प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ब्रांड बन गया है कि हम इन पे जाएंगे तो हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दीज आर द एडवांटेजेस। एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास बन जाता है वो कहता है व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, ये पूछ सकता है। 9 मार्क्स में पूछ लिया, प्लस 9 मार्क्स में आपसे चैलेंजेस पूछ सकता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस के चैलेंजेस क्या है ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बिकॉज आपने देखा है कि कितने ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 1, लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स। जितनी भी इकोनॉमी में आप जाओगे, जितने लोगों से बात करोगे, जितनी इकोनॉमीज में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, वहां पे उतने ही लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगे, उतने ही क्या होंगे, कल्चरल बैरियर्स होंगे। ठीक है, वहां पे अलग अलग कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग उनके प्रैक्टिसेस हैं, देयर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स एज वेल। सो कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। अगर आपने उनके कल्चर्स का ध्यान नहीं रखा, उनको वैसा प्रोडक्ट नहीं दिया, वैसा सर्विसेज नहीं दिया, सो आपका बिजनेस ठप होने वाला है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, दैट हैज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट कैन कम ओवर दिस चैलेंज। ठीक है, अब कोई भी पर्सन US UK जगह कोई अगर सपोज एक बेकरी का प्रोडक्ट शुरू करता है, बेकरी का सामान शुरू करता है, उसने बिजनेस शुरू किया। अब जैसे ही क्रिसमस आएगा, दे वॉन्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्रिसमस। अब आप बोलो वी आर इंडियंस, वी आर नॉट सेलिंग द क्रिसमस प्रोडक्ट, हम रम केक नहीं सेल करेंगे, वी आर नॉट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, हम क्रिसमस के लिए सेंटा क्लॉज के लिए सामान नहीं रखेंगे, वी आर नॉट डेकोरेटिंग दैट। यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू डू दैट। इज लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। सेम एग्जाम्पल आई एम कोटिंग अगेन मैकडोनल्ड्स का, कि वो नवरात्रिज में अनियन क्या करते हैं, बैन कर देता है। यूके बैन नहीं करते हैं, बट यू कैन कस्टमाइज योर बर्गर अकॉर्डिंगली। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी सेल्स कम हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि ये लोग हमारे कल्चर की क्या नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दे मे फेस अ डिफरेंट चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज कल्चर बैरियर्स हो गया। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी चीज है जिससे बिजनेस कभी भी नहीं बच सकता। देयर इज नो नैरो स्कैप। अगर इसके में अगर बिजनेसेस में ध्यान नहीं दिया लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में, क्यों? क्योंकि कंपनीज को क्या है, अपने अपने रूल्स देखने हैं, रेगुलेशन, कस्टमर्स प्रैक्टिसेस वहां के ईच कंट्री की देखनी पड़ेगी, कि वहां पे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रूल्स कौन से होने चाहिए, रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इफ समवन वांट्स कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए तो वो वैसा ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्रीज में अगर है कि आपको सेल्फ सर्विस आउटलेट खोलना, तो हैव टू फॉर्म अ सेल्फ सर्विस आउटलेट, आप नहीं जा सकते। बेसिक उनके जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे एक्सपोर्ट रूल्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, या टैक्स लॉज हो, लेबर लॉज हो, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लाइड विद, सो दैट आप किसी भी तरह के लीगल हर्डल्स को अवॉइड कर पाओ। क्योंकि अगर लीगल हर्डल लग गया, फिर बिजनेस में उसके पास किसी भी तरह का नैरो स्केप नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। करंट सेनेरियोस आप इसमें पूरा डाल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, गवर्नमेंट ने सडनली पेट्रोल बढ़ा दिया है, पॉलिटिकल कंडीशन, रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं, दैट कैन डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशंस, एंड कंपनी मस्ट केयरफुली एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द टारगेट मार्केट। तो ये सब ध्यान में रखना है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई ना, सो बिजनेस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो आजकल हो रखा है। तो इसमें आप करंट सिनेरियो का एग्जांपल डाल सकते। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, कि आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हो, क्या चेन है आपका सप्लाई मैनेजमेंट करने का, जिसमें आपके वेरियस सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज अ कस्टम प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट रहता है, जिसमें लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं। तो जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं वो अक्रॉस आपके बॉर्डर्स मैनेज होती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग तरह की इन्वेंट्रीज के बॉर्डर्स पे इन्वेंट्रीज पड़ी है, अलग अलग पोर्ट्स पे डिफरेंट इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। अगर वहां पे टाइमली डिलीवरी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट स्पॉइल होगा,
दैट मीन्स वो पूरा का पूरा खर्चा देना पड़ेगा, वो लॉस हो गया. दैट इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड ऑप्टिमम सप्लाई चेन that has to involve a careful planning, coordination and experience because slight differences in the supply chain. और अगर आपके प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हैं तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है सप्लायर को भी, बिकॉज उसने गुड सप्लाई कर दिए, आगे से रिसीवर को नहीं मिलेंगे तो उसका भी नुकसान होने वाला है, और जो पोर्ट पे सामान पड़ा है उसका लॉस पड़ा रहने का, जितने दिन पड़ा है उतना आपको खर्चा और देना पड़ेगा. नेक्स्ट, करेंसी फ्लक्चुएशंस. अभी क्या हो रहा है, रुपी सडनली 95 पॉइंट समथिंग या 96 भी हो गया, 95 पॉइंट समथिंग हो गया था, क्योंकि रुपी क्या हो गया आपका डेप्रिशिएट हो गया, और यूएस डॉलर क्या हो रहा है ना आपका इंक्रीज हो रहा है. सो करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है. दे हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस. जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं आपके, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, अभी गवर्नमेंट ने देखा, अभी इलेक्शंस की वजह से 76 डेज तक कुछ भी पेट्रोल के प्राइसेस को इंक्रीज नहीं हुआ, राइट. लेकिन यूएस डॉलर रुपी तो डेप्रिशिएट हो गया था. ये लोग जो क्रूड ऑयल बाय कर रहे थे फ्रॉम यूएस से, वो तो जो उनको 88 रुपीज का आता था वो तो 96 95 पर बैरल हो गया. सो इनका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग है वो बढ़ गया. लेकिन जिस रेट पे ये मार्केट में सेल कर रहे थे वो सेम हो था, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफरेंस है उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गया था, कम हो गया. ठीक है? अब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया तो इनके शेयर प्राइसेस क्या हो गए थे, कम होने शुरू हो गए, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए तो इनका प्रॉफिट मार्जिन फिर से इंक्रीज हो गया, थे स्टार्ट गेनिंग द प्रॉफिट्स अगेन. सो करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. करेंसी कैन कॉज प्राइस अनसर्टेनिटी, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन. तभी कहते हैं कि जितना आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर पाओ, इंपोर्ट्स करने की बजाय आप प्रोडक्ट्स को सब्सटीट्यूट करो, वो ज्यादा बेटर है. ठीक है, दिस इज अबाउट करेंसी फ्लक्चुएशंस. आप रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करो, वो ज्यादा बेटर है. सिक्स्थ, मार्केट अडेप्टेबिलिटी. The main challenges under international business is your market adaptability. Entering the foreign market simply implies confronting increasing competition. कहाँ से, वो कहते हैं अगर मार्केट अडेप्ट करा, अगर आप कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो थ्रेट है किसको, डोमेस्टिक बिजनेस को तो थ्रेट ही है, और इंटरनेशनल फर्म्स को, क्योंकि बाकी जो इंटरनेशनल फर्म्स आ रही हैं. सो बिल्ड इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस एंड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए सो दैट कि आप उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर पाओ, लोकल डायनामिक्स को समझ पाओ और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझ पाओ. मार्केट को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जितने हैं उनको compete करना, उनसे स्टैंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए मार्केट अडेप्टेबिलिटी इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज द चैलेंज. The next difference is your इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. अरे ये तो तुम सबने किया है ना, 11th और 12th में भर भर के क्लासेस में किया. 11th में फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन आई मस्ट से ये क्वेश्चन आता है, इजी है, आता है. डेफिनेशन आपको पता है, डोमेस्टिक ट्रेड वो होता है जो विद इन अ बाउंड्रीज टेक्स प्लेस करता है, लेकिन इंटरनेशनल जो आउटसाइड द बाउंड्रीज टेक प्लेस करता है. एक इंपॉर्टेंट चीज जो जहां पे आपको ध्यान में रखनी है, कौन से ट्रांजेक्शन लेने हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही लेने हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं लेने, क्योंकि इकोनॉमिक से ही पैसा आता है ना, नॉन इकोनॉमिक से तो पैसा आता नहीं. बायर एंड सेलर. डोमेस्टिक फॉर्म में बायर एंड सेलर कहाँ से होते हैं, आपके सेम कंट्री से, लेकिन यहाँ पे सेपरेट नेशंस है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है. करेंसी, डोमेस्टिक फॉर्म में अपनी ही कंट्री में गुड्स मूव करेंगे तो उसी कंट्री की करेंसी यूज होगी. अगर इंडिया की बात करें तो सारा ट्रेड रुपीज में होगा. लेकिन ग्लोबल में क्या है, सेपरेट करेंसी. यूएस से इंडिया ट्रेड हो रहा है तो डॉलर्स और रुपीज में चेंज होगा. यूके से हो रहा है तो आपका पाउंड और रुपीज में हो रहा है. चाइना से, जापान से हो रहा है तो आपका येन यूज होगा, दिरहम यूज होगा. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज. देन होमोजेनिटी. एक डोमेस्टिक ट्रेड में होमोजेनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रेफरेंस, टेस्ट, कल्चर्स. बट इंटरनेशनल में हिट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज इंडिया और यूएस के कस्टमर बेस में तो ऑलवेज डिफरेंस होने वाला है, देयर विल बी अ मोर हिट्रोजेनिटी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रेड करना है तो कम होगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा. अच्छा, इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है,
कई बार वो आपको खुद से बेसिस दे देता है कि इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करो। सो क्वेश्चन उसी हिसाब से तैयार करके जाना कि सिर्फ आपको डिफरेंस नहीं, बेसिस भी लिखने आ सकते हैं। द लास्ट टू, रेस्ट्रिक्शंस। डोमेस्टिक ट्रेड पे बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि फॉरेन ट्रेड की रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, क्योंकि वहां पे लीगल प्रोसीजर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। बिजनेस रिसर्च डोमेस्टिक ट्रेड में लेस एक्सपेंसिव, लेस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज विद इन इकोनॉमी करना है, लेकिन इंटरनेशनल में उतना ही डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट नाउ डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। एक क्वेश्चन उस सेक्शन से आता है कि डिफरेंस वाला पार्ट छोड़ दो, चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस हो गए, एडवांटेजेस हो गए, फीचर्स हो गए और इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है। एक आपका स्मॉल 5 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और हो सकता है ना भी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल और नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट इज द डिफरेंट मोड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, और ये सबसे ज्यादा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, डिफरेंट मोड्स अभी बता रही हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या डिफरेंट मोड्स हैं। नंबर 1, एक्सपोर्ट्स, अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जैसे स्टारबक्स से अपने लाइसेंस ले लिया, फ्रेंचाइजीज ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैन्युफैक्चरिंग, ज्वाइंट वेंचर बिटवीन 2 और मोर पर्संस और मोर फर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए जी, अब करते हैं आपका डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज, जिसका इंट्रोडक्शन तो आपने ऑन रेडी कर लिया है कि किस तरीके से जो है फर्म्स या कोई भी कंट्री आपका एंटर कर सकती है इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। नंबर 1 इज द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्लियर है कि जिस कंट्री में कोई भी चीज अगर सरप्लस प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू आउटसाइड द कंट्रीज। ठीक है, अपनी कंट्री के नेशनल बाउंड्रीज के बाहर वो क्या करेंगे, उसे एक्सपोर्ट कर देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। अब वो जो एक्सपोर्ट है आपका, दैट एक्सपोर्ट मे बी ऑफ द गुड्स। ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को और ज्यादा डिटेल में करेंगे तो वो कहता है कि एक्सपोर्ट जो है आपका काम आता है टू डिटरमिन द ट्रेड बैलेंस ऑफ द कंट्री। ट्रेड बैलेंस आपने बीओटी किया है तो सेम ट्रेड बैलेंस कैसे निकलता है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स माइनस द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, दैट इज एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस। नाउ और इसमें क्या लिखोगे, इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव ट्रेड। बट अगर एक्सपोर्ट्स लेस देन है इंपोर्ट से, इंपोर्ट्स कम है, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी ज्यादा इकोनॉमी से बाहर जा रही है, तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव ट्रेड हो जाएगा, बीओटी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दिया है कि अगर इंडिया किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है, प्रोडक्ट कनाडा को, तो इंडिया क्या हो गया आपका एक्सपोर्टर हो गया, और कनाडा क्या हो गया आपका इंपोर्टर, एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट, इसमें आप एक्सपोर्ट के पार्ट्स कर दो, दैट इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। सिंपल, इफ फ्रॉम प्रोडक्ट इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, और अगर डायरेक्ट चैनल से जा रहा है, देर इज नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व, तो वो कौन सा एक्सपोर्ट होगा आपका, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। अगर इनके बीच में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज आर अवेलेबल, लाइक एजेंट्स हैं आपके पास, या कमीशन एजेंट है, परचेजिंग एजेंट्स है, जिनसे आप प्रोडक्ट जो है ना उनको एक्सपोर्ट करा रहे हो, मिडिल बहुत सारे हैं, सो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। सिंपल। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोड जहां से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं इज योर इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में बहुत कम डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्या होता है, सर्विसेज का। लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग किसका लेना है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में, ऑफ द इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। देखो, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी का लाइसेंस लेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल विप्रो है, विप्रो कोई टेक्नोलॉजी यूज करती है, और उस टेक्नोलॉजी का यूज जो है हमारे इंडियन कंपनीज को करना है, या बाहर की, विप्रो इज एन इंडियन कंपनी, तो इन कंपनी को, एक्स वाई जी कंपनी को, इनके किसी टेक्नोलॉजी का पेटेंटेड राइट का या यूज करना है। सो इन दैट केस ये जो
ट्रेड करेंगे, लाइसेंस करेंगे, ये किसके करेंगे? टेक्नोलॉजी तो दे देगी कंपनी, लेकिन इन रिटर्न इनसे क्या लेगी? कोई भी पेमेंट लेगी, जैसे रॉयल्टी पेमेंट हो गया, ठीक है, ये सब लेंगे। अब पेमेंट किस चीज के लिए ली जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स उन्होंने दिए यूज करने के लिए, किसी भी कंपनी का आप क्या यूज कर रहे हो ना, ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, उसका सिंबल यूज कर रहे हो, इन्वेंशंस यूज कर रहे हो उस कंपनी के, फॉर्मूलाज उन्होंने दिया आप वो यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस है, ठीक है, हर कोई यूज करता है, तो उसके लिए क्या है? आपका इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल एसेट्स होने के साथ साथ हम लोग क्या करें? यूज करते हो तो पर ईयर क्या करते हैं? इसका पेमेंट करते हैं। सो ये क्या है? आपका लाइसेंसिंग। वी आर टेकिंग द लाइसेंस टू यूज दिस एसेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। वो पीरियड हो सकता है आपका 1 ईयर हो या 5 ईयर्स के लिए पेमेंट किया हो, किसी के लिए भी किया हो, सो दैट इज नोन एज लाइसेंसिंग। अब ये जो लाइसेंसिंग है आपके इंटेंजिबल एसेट्स की, ये यूनिक होनी चाहिए, तभी तो पे करोगे। अगर ये सेम होगी, हर कंपनी के पास होगी, तो व्हाई विल यू पे? सो दिस इज वन लाइसेंसिंग। और फ्रेंचाइजिंग कैसे डिफरेंस है कि फ्रेंचाइजिंग में ना आप बहुत से सपोर्ट सर्विसेज भी देते हो। लाइसेंसिंग में तो सिर्फ प्रोडक्ट लिया, पेमेंट ली और आपने अपना काम किया। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में यह प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, जैसे मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशनल असिस्टेंट हो गया। It's a model that allows individual to operate their business using a established brand name. And everybody knows franchising. For example, आप मैकडोनल्ड्स ले लो। अब मैकडोनल्ड्स खुद थोड़े ना अपने हर जगह ब्रांच खोल के बैठा है, उसने क्या किया? ठीक है, आप हमसे फ्रेंचाइजी ले लो, आप रेवेन्यू मॉडल पे हम इतना चार्ज करेंगे हर बार और आपको जो है इतना देंगे, ठीक है, आप अपने रेवेन्यू का इतना परसेंट हमें दोगे। चाहे वो आपका कोई भी डोमिनोज प्रोडक्ट हो, KFCs हो, ये सब चीजों में अब क्या होता है? आपका फ्रेंचाइजी यूज हो रहा है, तो जो पर्सन आपका फ्रेंचाइजी देता है, दैट इज सपोज मैकडोनल्ड्स, तो वो क्या होगा? आपका फ्रेंचाइजर ऑफ अ पेरेंट कंपनी इज नोन एज अ फ्रेंचाइजर। और ये जो फ्रेंचाइजर होता है, ये क्या करता है ना, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है अक्रॉस दियर नेटवर्क। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करता है? फॉर एग्जाम्पल मैकडी का ही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं, यस आपका एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या कहता है? इनका जो प्रोसेस है सामान बनाने का, रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम ओनली वन प्लेस, कोई अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। जो सेटअप लगा है, मशीन्स के थ्रू प्रोडक्ट बन के आएगा, आपको खुद थोड़े ना कोई प्रोडक्ट बनाना। फ्रेंच फ्राइज बनेगा तो पर्टिकुलर मशीन है, उसी में लग के बनेगा। दैट इज दे फॉलो अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी थ्रू आउट द एरिया यूनिफॉर्म रहती है। क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता, ब्रांडिंग एलिमेंट सेम है, ब्रांड सेम होते हैं, यहाँ तक कि टिश्यूज हो गए, आपके रैपर्स हो गए, एवरीथिंग रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। लोकेशन छोड़ के सब कुछ सेम है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसा है? इट इज लाइक एन आउटसोर्सिंग। आप क्या कर रहे हो ना, काम को आउटसोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा बिल्डर है, ठीक है, उसने क्या किया? एक पूरा मॉल बनाने का काम ले लिया। अब मॉल बनाने का उसने जो काम लिया है, वो क्या करेगा? खुद जाके थोड़ी ना लेबर लेकर आएगा। उसने क्या किया? अपने नीचे एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया कि मेरे कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जितना भी लेबर होगा वो आप हायर करो। तो लेबर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम उसने इस कॉन्ट्रैक्टर को दे दी। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो जब तक मॉल कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस पे लेबर की सारी जिम्मेदारी इस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। रीड कर लेते हैं। मेनली कहता है बिजनेसेस जो होता है ना, वो अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस पे फोकस करते हैं, बिकॉज मार्केटिंग से डिमांड आएगी तभी तो आगे काम होगा। तो इसलिए वो अपने काम को क्या करते हैं, मेनी ऑफ द एक्टिविटीज वो जो जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, वो आउटसोर्स कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी at a competitive price in the any world is known as contract manufacturing। क्योंकि अब जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं अपने काम को, उससे भी तो काम क्या है ना, एक रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। अगर सपोज किसी एक पर्सन के पास गए ए और उसने कोट कर दिया 1 लाख रुपीज, अब वो ये तो नहीं कि उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे।
व्हाट दे डू इज दे इनवाइट द टेंडर्स, है ना, वो टेंडर्स इनवाइट करते हैं अलग अलग लोगों से। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में भी अगर आप जाते हो, सो वहां पे जो कैंटीन है, वहां पे कॉलेज थोड़ी ना मेंटेन कर रहा है, कॉलेज के हमारे में पढ़ाने का काम है, हमारा टीचिंग का काम है, कैंटीन इज नॉट ऑफ आवर बिजनेस। तो वो कैंटीन वालों से कॉन्ट्रैक्ट मंगाते, देयर आर मल्टीपल पीपल हु सेंड देयर टेंडर्स टू देम। तो जो भी उन्हें पसंद आता है एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट, जिनका कॉस्ट सबसे क्या है ना, कम है, वो उनको क्या देते हैं ना, अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल के लिए देखो, नाइकी का एग्जाम्पल दिया करेगा। नाइक जो है अपने स्पोर्टिंग सॉफ्ट फुटवेयर जो है वो जनरली साउथ एशियन फैक्ट्री से मंगवाता है। एप्पल भी जो अपने प्रोडक्ट है इंडिया में असेंबल करा रहा है, तो सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अपने ऑपरेशंस को आउटसोर्स करते हैं। देन यू हैव अ जॉइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या है, देर आर मोर देन टू और मोर देन टू पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटी, दे कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं किस लिए, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। दे आर नॉट कमिंग कि हम पूरी जिंदगी जो बिजनेस साथ में करेंगे, नहीं, दे कम टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, और जब वो प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज नोन एज अ जॉइंट वेंचर, जो अंडरटेक करता है अ बिजनेस वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में पार्टिसिपेटिंग पूल देयर रिसोर्सेज, जितने भी, सपोज कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, तीन कंपनी से मिलके एक क्या किया, ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। वो क्या करते हैं, वो क्या क्या लेके आएंगे, अपने रिसोर्सेज लेकर आ गए, कैपिटल लेकर आ गए, अपना ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल लेकर आएंगे टू अचीव सम पर्टिकुलर गोल, क्योंकि ताकि उनके सारे एक्टिविटीज जो है वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए लग जाए। There are many types of three types of joint venture. Number one, you have equity, जहां पे क्या करेंगे, पार्टीज जो है अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और ओनरशिप ओन करते हैं, ठीक है, इक्विटी, इक्विटी के बेसिस पे। सपोज अगर पर्सन एक 50% कैपिटल लेकर आया, एक 30% लेकर आया और एक 20% लेकर आया, सो दैट मीन्स उनको इक्विटी भी किस कैपिटल में रेशियो कर दी, 5:3:2 में डिवाइड कर दी। दैट इज नोन एज इक्विटी ज्वाइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट पे बनेगा विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ न्यू लीगल एंटिटी। इक्विटी वाले ज्वाइंट वेंचर में एक न्यू लीगल एंटिटी बन के आती है और हर किसी का जो शेयर है ओनरशिप वो उसमें तय होता है कि कितना होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में लीगल एंटिटी नहीं आती है, इट जस्ट दैट कि दे मेक अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। देन कोऑपरेटिव ज्वाइंट वेंचर। कोऑपरेटिव ज्वाइंट वेंचर में एंटिटीज कोऑपरेट करती हैं बाय रिटेनिंग देयर सेपरेट एंटिटी। वो काम तो करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटीज लूज नहीं करते। इसका एग्जांपल क्या है, आपका स्टारबक्स, ठीक है, स्टारबक्स आपकी इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन टाटा क्या है, इंडिया है। अब दोनों कंपनीज ने मिलकर के क्या किया, एक ज्वाइंट वेंचर बना लिया जिसको स्टारबक्स लिमिट, टाटा स्टारबक्स लिमिटेड भी कहते हैं, पहले प्राइवेट लिमिटेड था। दे हैव स्टार्टेड अ ज्वाइंट वेंचर इन इक्वल ओनरशिप, कि हम इक्वल ओनरशिप बनाएंगे, दैट इज 50-50 बिटवीन द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड स्टारबक्स कॉर्पोरेशन। दिस कोलैबोरेटिव कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टारबक्स अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में जितने भी अब स्टारबक्स है, दे आर इन अलायंस विद द स्टारबक्स, दैट इज टाटा, टाटा कंज्यूमर के साथ अलायंस में। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, दैट इज एफडीआई क्या होते हैं। एफडीआई में क्या होता है ना कि एफडीआई अपना पैसा लेकर आते हैं और किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय, या तो इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा या कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करेगा या गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी किसी और कंट्री में जाके। और एफडीआई में इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जिस भी एसेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है उस एसेट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टर का। इट्स नॉट एफआईआई, दे आर एफडीआई, जहां पे वो अपना कंट्रोल रखेंगे। सपोज मैंने जाकर के किसी कनाडा में जाके लैंड खरीदा, तो लैंड पे घर बनाने के लिए मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द अदर कंट्री, दैट इज एफडीआई। एफडीआई जितना बाहर से आएगा आपके इकोनॉमी में, दैट मीन्स वी आर अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो क्या लेकर आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे, डॉलर्स लेकर आएंगे, पाउंड्स लेकर आएंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी, ट्रेड बैलेंसेस ज्यादा बेटर होंगे।
ट्रेड बैलेंस बेटर होगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, सो दैट मीन्स क्या इंक्रीज होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्वेश्चन होगा. यू मे गेट अ क्वेश्चन, explain the foreign direct investment, how the foreign direct investment helps in fostering the economic growth. A very very important question. इसको नहीं बोलना कि foreign direct investment economic growth help करने में कैसे help करते हैं, क्योंकि वो क्या लेकर आ रहे हैं, वो investment लेकर आ रहे हैं, वो foreign currency लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, एंड इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो रहा है आपका ना, कोलैबोरेट हो रहा है. सो कंपनीज इन्वेस्ट इन द फॉरेन मार्केट्स टू गेन एक्सेस टू लार्जर कंज्यूमर बेसिस एंड टू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. अब जो एफडीआईज है वो कह रहा बहुत से एडवांटेजेस लेकर आता है होम कंट्री में. होम कंट्री क्या, जिस कंट्री में लेके आएगा, अगर कनाडा से इंडिया में आ रहा है तो इंडिया बिकम्स द होम कंट्री हियर, बट ऑल्सो ब्रिंग्स द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी होता है. 3 रूट्स हैं आपके, वो कह रहे हैं एफडीआई के. नंबर 1, द ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक क्या है कि फॉरेन एंटिटी डज नॉट नीड्स द गवर्नमेंट और आरबीआई अप्रूवल व्हाइल यूजिंग दिस. जहां पे उन्हें किसी भी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. सेकंड क्या, गवर्नमेंट के थ्रू आना, जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट परमिशन चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोसीड वाया गवर्नमेंट रूट. It should proceed by submitting an application. उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है वाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP. इंपॉर्टेंट है, FIFP पोर्टल के थ्रू दे हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो. गूगल ने 7.73% रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पे जो है इन्वेस्टमेंट किया है, मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डील. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये आप कर चुके हो. देन नेक्स्ट यू हैव द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. मर्जर और एक्विजिशंस में क्या डिफरेंस होता है? Mergers क्या है? When the 2 or more companies merge together. Suppose 4 companies merge हो गई एक दूसरे में and they make a new company. That is known as mergers. Acquisition में क्या है कि एक बड़ा शार्क, एक बड़ी कंपनी आई और बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज क्या है उसके अंदर जो है वो हो गई. तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, और नाम किसका होगा? वो बड़ी कंपनी का जिसने एक्वायर किया उसके नाम पे चलेगा. लेकिन मर्जर्स में सब मर्ज करके एक न्यू कंपनी बनाएंगे विद अ न्यू नेम, दैट इज नोन एज मर्जर्स. रीड कर लेते हैं. इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस in order to acquire momentum, increase customer base, customers को बेस को बढ़ाने में, competitions कम करने में, and break into the new market and product categories. तो क्या होते हैं वहां पे? mergers और acquisitions होते हैं. आपने देखा होगा अन अकेडमिक में कितने लोगों को, चाहे वो बायजूस हो या कितने लोगों को ऑफर देके उनकी कंपनीज को क्या कर लिया ना, एक्वायर कर लिया. दैट इज नोन एज एक्विजिशन. जब when two companies roughly of equal size, वो सारी एक जैसी कंपनी है, decided to unite and form a new entity, they are known as mergers. और क्यों होते हैं? So that उनकी strength को combine करके, resources use करके, expertise को use किया जाए for achieving efficiency and market dominance. For example, August 31, 2018 को वोडाफोन एंड आइडिया वोडाफोन इंडिया लिमिटेड बन गया, विच इज नोन एज VI in 2020. सिंपल एक्विजिशन, टेकिंग ओवर ऑफ द अदर बिजनेस. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसके सारे एसेट, लायबिलिटीज और क्रिएशंस को ले लेती है, दैट इज नोन एज एक्विजिशन. ईयर 2020 में जोमैटो फूड डिलीवरी कंपनी एक्वायर्ड उबर ईट्स. उबर ईट्स पहले आता था, अब नहीं आता, सो दे एक्वायर्ड दैट कंपनी. टेक ओवर दिस काइंड ऑफ योर एक्विजिशंस ओनली, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है. दिस इज अ स्ट्रैटेजी वेयर कंपनी आइडेंटिफाई अ हेल्दी यूनिट with stronger brand name and network and brings it under the management of the another company. जो एक अच्छी खासी healthy company को क्या करते हैं ना, change कर लेते हैं and they make as under the management of the another company is known as a takeover. किसी को भी take over कर लेना दूसरी कंपनी को, that is known as takeovers. Since there may be many parties wanting to take over a well known company, for example कोई भी एक कंपनी, I will not say the name,
एबीसी कंपनी है, अब इसको एक्स कंपनी भी टेक ओवर करना चाहती है, वाई कंपनी भी टेक ओवर करना चाहती है, जेड कंपनी भी टेक ओवर करना चाहती है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक एंटिटी ही जीतेगी, एक एंटिटी एक्वायर कर सकती है। Therefore, so यहाँ पे क्या होता है ना कि obviously that one entity will win and the winner which has to withstand hostilities. Therefore, the process is called hostile takeovers and the winner is called the takeover tycoon. तो जो भी कंपनी विन करती है, जो कर जिसने टेक ओवर किया, उस कंपनी को क्या बोला जाएगा? टेक ओवर टाइकून्स। क्या बोला जाएगा? टेक ओवर टाइकून्स। और जो कंपनी टेक ओवर नहीं कर पाई, द प्रोसेस, और प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? होस्टाइल टेक ओवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज होस्टाइल, बिकॉज क्या करना? होस्टेज करना है ना, होस्टिल करना, सबको छोड़ के एक अकेली कंपनी को निकालना, दैट इज नोन एज होस्टाइल। वेल नोन एग्जाम्पल्स आर हिंदुजास, who took over Ashok Leyland and Unilever, who took over Brookbone and Lipton। इसको और डिटेल में करते हैं एग्जाम्पल को। वो कह रहा है वेल नोन एग्जाम्पल क्या है? हिंदुजास, हु टुक ओवर अशोक लेलैंड एंड यूनिलीवर। हिंदुजास ने किसको टेक ओवर किया? अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द कंपनी जो टायर्स और ट्रक्स जो आपने देखे होंगे ज्यादातर अशोक लेलैंड के ही होते हैं, ज्यादातर। इस काइंड ऑफ मोनोपोली बहुत सौ कंपनी, लेकिन अशोक लेलैंड के ट्रक्स बहुत ज्यादा, तो हिंदुजा ने उसको टेक ओवर कर लिया। यूनिलीवर ने टेक ओवर कर लिया ब्रुक बॉन्ड को। ब्रुक बॉन्ड की आपकी आ रही थी, कॉफी आ रही है, चाय आती है, लिप्टन, तो यूनिलीवर हैज ऑलरेडी टेक ओवर देम। सो टेक ओवर इज डिफरेंट टू डिफरेंट, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के टेक ओवर्स होते हैं। कंपनीज के टेक ओवर हो सकते हैं, बिजनेस टेक ओवर हो सकता है, प्रोडक्ट सिर्फ पूरी कंपनी ने लेकर के उन्होंने प्रोडक्ट ही टेक ओवर किया, ब्रांड टेक ओवर किया। सो कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर का जो आपने किया, जिन्होंने ब्रुकबॉन्ड और लिप्टन को जो है टेक ओवर किया, इसलिए ताकि वो क्या बन सके? लीडर बन सके और उसका कॉम्पिटिशन बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है। लास्ट एंट्री मोड क्या है? ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। ट्रंक बीओटी आपने सुना है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जितने भी आपके पहले ये फ्लाईओवर्स बनते थे या टोल रोड्स बनती थी, वो इसी प्रोजेक्ट पे होते थे कि कंपनी को बोला जाता है कि आप बिल्ड करो, ऑपरेट करो और क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता था कि जो कंपनी बिल्ड कर रही थी वो तब तक ट्रांसफर नहीं करती थी जब तक कि उनका रेवेन्यू कंप्लीट नहीं हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इट्स लाइक बिल्ड सेम। एक कंपनी ने दूसरे को बोल दिया, स्पेसिफिकली अंडर द कंस्ट्रक्शन कंपनीज, यहाँ पे कि आपको एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप ये काम हमारे लिए करोगे। एक घर बनाने का काम है, बिल्डर को बोल दिया कि आप ये जो है काम करोगे, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब फ्रॉम इनिशियली बिल्डिंग को डिमोलिश करने से लेकर के फाइनल कंप्लीशन होने तक आपको क्या है ना, घर की सिर्फ चाबी पकड़ के आना है। सो आपको चाबी मिल जाएगी, बाकी सारा काम उस थर्ड पार्टी का होता है। दिस इज नोन एज ट्रंकी प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है। अब टर्न की मतलब सिंपली क्या है? चाबी पकड़ा दी, आपको की दे दिया, दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट। इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच अ कंपनी इज फुली इन्वॉल्व फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक प्लानिंग से लेकर के कंप्लीशन से लेकर के आपके पास इन्वॉल्व है। आपने देखा गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े सीपीडब्ल्यू के बिल्डिंग्स बनाती है, ये खुद थोड़े ना बना रही, गवर्नमेंट की साइट पे बनता है। अब एक तो कंपनी है आपकी एनबीसीसी, एनबीसीसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, फ्लाईओवर्स आर मेड बाय एनबीसीसी। और जितने भी गवर्नमेंट की जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनते हैं, जनरली मेड बाय दी एनबीसीसी, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट जाता है। सो इनको क्या है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पैसा तय हो जाता है, गवर्नमेंट इन्हें पैसा देती है, बाकी हर एक छोटी चीज से लेकर के सारा काम ये कंपनी करती है। दैट इज नोन एज टर्न की प्रोजेक्ट। इट कवर्स राइट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ, किसके सप्लाई से लेकर के? फ्रॉम द रॉ मटेरियल, मैन पावर, कैपिटल, इरेक्शन ऑफ द प्लांट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल ऑपरेशन, सब काम इस कंपनी का होता है। इट्स अ टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्शन वेयर अ कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट दैट इज रेडी फॉर यूज। आपके पास बस चाबी आएगी और आपने काम करना। ठीक है। सो टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं? एक फिक्स्ड फीस लेते हैं अपने काम करने की, या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो ऑलरेडी तय कर लेते हैं कि कितना उनका होने वाला है। वो कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पावर प्लांट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रिफाइनरीज हो गए, सब में यही यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, एल का बोला है उन्होंने, मित्सुबिशी का बोला है, Hyundai बोला, यू कैन ऐड एनबीसीसी ऑल्सो। एल तो
आपने देखा होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं या घूमने भी आते हैं, इंडिया गेट पे देयर इज अ पार्किंग फैसिलिटी का इतना बड़ा काम हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? आपका L&T ही कर रहा है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट मोड्स। किसी भी हालात में आप अपना डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज छोड़ के नहीं जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सिंपली सिर्फ अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज में ना रह करके अपने व्यूज को, प्रोडक्ट्स को, आइडियाज को आउटसाइड द वर्ल्ड लेके जाना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है ना इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों? डेफिनेशन करते हैं। Globalization is broadening the set of interdependent relationships from different parts of the people. The term also refers integration of world economies through the reduction of barriers and movement of trades and capital and people. आपको क्या रिमूव करने हैं? बैरियर्स रिमूव करने हैं। अगर कोई काम इंडिया चाहे कि मेरे को खुद ही करना, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें टेक्नोलॉजी बाहर से ही तो लेना पड़ेगा। तभी तो आपको क्या होगा? कॉस्ट कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी तो अचीव करना है। दैट मीन्स रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन, टेकिंग द टेक्नोलॉजी, पीपल, कैपिटल, एवरीथिंग, और गिविंग द टेक्नोलॉजी विच इज वी हैव इन अ बफर, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, मोर और लेस इंटरनेशनल बिजनेस जैसा ही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम क्या करेंगे? फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो वहां पे क्या जनरेट होगा? आपका एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने एंटरप्रेन्योर में किया था कि अगर एंटरप्रेन्योर ऐसे एरियाज में लगाता है तो गवर्नमेंट में क्या देती है? उन्हें टैक्स हॉलीडेज करती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। सो यहाँ पे बेनिफिट होगा। क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज बूस्टेड द नंबर ऑफ अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस फॉर द पीपल। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हो और बहुत वर्ल्ड वाइड डेवलप करते हो। तो जहां पे भी डेवलप करोगे क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में कितने सारे आ गए हैं जिनकी वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी। पहले तो नहीं था। देयर आर मेनी टाइम बिफोर दे हैव एंटर्ड इनटू इंडियन मार्केट। जब भी इंडिया में आईटी की कंपनीज आए तो इंडिया में आईटी का एजुकेशन बहुत बूम किया। बीटेक की वजह से, कंपनीज आने की वजह से इंजीनियर्स की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से और क्या इंक्रीज हुआ? कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन इंक्रीज हुई है इन बोथ लेवल एंड अमाउंट व्हेन कंपेयर टू डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। सिर्फ जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैं वो उतना कॉम्पनसेशन नहीं प्रोवाइड करते, रादर देन द कंपनीज प्रोवाइडेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज जब प्रोवाइड करते। तभी आपने सुना भी है कि लोग कहते हैं यार मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब लग जाए ना तो बेटर है। क्यों? क्योंकि along with the salaries improve करने के साथ साथ what they do is वो आपको और बहुत सारे amenities देते हैं, like lunch and the many kind of work, cab services, many other things। इसीलिए compensation। और क्या benefit आपको अचीव होता है? rise in standard of the living। लोगों को लगता है कि जैसे ही आपके पास सैलरीज बढ़े, पर्क्स बढ़े, तो क्या होगा? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। पहले अगर एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे थे तो अब उन्हें एसयूवीज चाहिए। देन दिफ दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड फॉर हैविंग द फूड, तब उन्हें बाहर खाने के लिए भी जाना है। शॉपिंग हैबिट चेंज होगी। रादर देन बाइंग फ्रॉम द रोड साइड दे वांट टू बाय फ्रॉम द मॉल्स। This is how there is a rise in the standard of living। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन होगा, जब कंपनीज आके इन्वेस्ट करेंगी तो क्लियरली एफडीआई बढ़ गया। जब एफडीआई बढ़ गया दैट मीन्स क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। जस्ट द अनदर नेम, इट्स अ फर्म इन इन्वेस्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द ब्रांचेस इन वेरियस काइंड ऑफ, जिसको इन्वेस्टमेंट सीकिंग कंपनीज भी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। अब लैंड ली, उन्होंने कंपनी लगाई, कंपनीज खड़ी भी तो करी है इतनी बड़ी बड़ी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजीज आई हैं, न्यू काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स, न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन भी बना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। सिंपल, कोई भी कंपनी अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे एफआईआई से आए या एफडीआई से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आपका क्या इंक्रीज होगा? फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। हमने पीछे किया ना हाउ इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, तो वही चीज है। लास्ट, प्रमोट्स म्यूचुअल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। एक कंट्री में दूसरी कंपनी जब जाते हैं तो क्या होता है? म्यूचुअल कल्चर बढ़ता है। दे स्टार्ट गेनिंग द अदर कंपनीज कल्चर, दे ट्रैवल, इनकाउंटेड वेरियस कल्चर एंड अ गुड पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिंपल एडवांटेजेस हैं यू कैन डू। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखो इम्पैक्ट जो है वो मोर और लेस आपका जो है एडवांटेज जो आपने ऊपर ऊपर किया वैसा ही है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इसको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा टाइम अपना इसमें। ग्लोबलाइजेशन
कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या इम्पैक्ट होता है? क्रॉस कल्चरल, ऊपर पड़ा अभी, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में अगर कोई बात करता है, अगर कोई काम कर रहा है, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज अलग अलग रीजन से, तो हर कोई क्या करता है ना, एक दूसरे से अलग चीजें सीख रहा है। द लर्निंग गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कॉर्नर, ठीक है। दिस इज नोन एज योर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब वो क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज भी हो सकती है, क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशंस भी हो सकते हैं। कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। अगर कंपटीशन इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस है, जो फर्म्स हैं दे आर कंपेल्ड टू बी मोर एफिशिएंट एंड मोर इनोवेटिव, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो स्टैंड आउट करेंगे तभी उनकी प्रोडक्ट का जो सेल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। आउटसोर्सिंग बढ़ने लगता है। आउटसोर्सिस क्यों बढ़ता है? कोई काम किसी और से अगर सारा काम खुद करेंगे तो एफिशिएंसी नहीं आएगा। सो आउटसोर्सिंग इंक्रीज होता है। आउटसोर्सिंग इंक्रीज होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आउटसोर्सिंग एंड ऑफ शोरिंग इज अनदर इफेक्ट। ऑफ शोरिंग का मतलब है कि अपने एरिया से बाहर, अपने सी लेवल से बाहर, दैट इज नेशनल बाउंड्री से बाहर काम देना। Many businesses have relocated enterprise overseas in quest of the lower cost and new consumer market. उनको पता है कि अपनी इकोनॉमी में रह के काम करेंगे तो हो सकता है उनका लेबर कॉस्ट ज्यादा हो, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ज्यादा हो जाए, तो इसीलिए दे मूव टू द अनदर कंट्री, जहां पे जाके वो सिस्टम्स लगाते हैं, वहां के लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं और कल्चरल डिफरेंसेस जो है अराउंड द ग्लोब क्रिएट करते हैं। जी, डिजिटाइजेशन, हर काम को एक ग्लोबल स्केल पे ले जाना, डिजिटल स्केल के अकॉर्डिंगली फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरैक्ट इंस्टेंटली ओवर अक्रॉस द बिल्ड। तभी तो जो इंटरनेट डिस्कवर हुआ, बिकॉज एक कंट्री में रहते हुए किसी और कंट्री में अगर किसी को बात करनी है तो उनको क्या चाहिए था, एक ऐसा टूल चाहिए था जहां पे वो इजीली बात कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स रख पाए और डिसीजन मेकिंग कर पाए, तो इसीलिए इंटरनेट डिस्कवर हुआ। मोबिलिटी, जब ग्लोबलाइजेशन जैसे ही डिस्कवर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स और आए, क्योंकि मोबाइल चाहिए थे हर चीज एक जगह से दूसरी जगह, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स चाहिए थे, दैट इज इजियर फॉर द पीपल टू मूव द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस स्टैंडर्ड्स, बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश हो गए, एक बेंचमार्क सेट हो गया कि कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है उन्हें अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना है एंड ग्लोबल इंप्रूवमेंट्स। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं या ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन जो है वो अचीव हुआ। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अचीव हुआ? सबसे पहले तो जी आपका लिबरलाइजेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। लिबरलाइजेशन क्या होता है? 1991 की पॉलिसी में जब एलपीजी पॉलिसी बना, तब सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स कोई अथॉरिटी नहीं थी। क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स को भी बोल दिया गया कि आपको लिबरलाइजेशन है कि आप जो चाहे वो प्रोडक्ट बना सकते हो, बिकॉज उस समय कोई भी बंदा, कोई भी कंपनीज जो है कैपिटल प्रोडक्ट्स बना के राजी नहीं थे, और वहां पे उस समय कैपिटल प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा नीड थी। तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स आने लगे इंटरनेशनली, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, सब लोग बनाने लगे। सो लिबरलाइजेशन ने बहुत सी पॉलिसीज जो है वो क्रिएट करी, जिसमें से एक था आपका कैपिटल मार्केट्स को फ्लरिश करना। करेंसी फ्लक्चुएशंस हुई क्योंकि पैसा आना शुरू हुआ, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी हुए क्योंकि एफआईआईज भी आए। और नीड थी उस समय किस चीज की? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की। इंडिया के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। एक्सेलरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्लोस, और ये सब इंडिया की बात नहीं है कि इंडिया को नीड थी, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड की सबको क्या जरूरत थी? एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। द रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैज हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑन द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था टू मैन्युफैक्चरिंग। लोग एग्रीकल्चर में काम ना करके, आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में काम ना करके सेकेंडरी एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे थे। टर्शरी एक्टिविटीज में, दैट इज कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इन सब में ज्यादा काम कर रहे थे, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करने में। सो दिस ऑल डिमिनिशेस द बैरियर्स ऑफ द डिस्टेंस। इन सब की वजह से डिस्टेंस और इंटरनेशनल बैरियर्स कम हो गए, टेक्नोलॉजी आई। दीज चेंजेस हैव स्पॉन्ड न्यू इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटेड न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल कैसे? क्योंकि ट्रांसपोर्ट
मीडियम्स डिस्कवर हो गए थे, मोबिलिटी ऑफ पीपल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो, चाहे फॉर रिसीविंग बेस्ट एजुकेशन हो, लोगों को लेबर मार्केट भी इंप्रूव करना था। मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, फ्रॉम अर्बन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड माइग्रेशन हैज बीन इंक्रीज। तो पीपल मोबिलिटी बढ़ गई, मोबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मूव करने लगे, बैरियर्स टू ट्रेड क्या हो गए, लिफ्ट हो गए, ट्रेड पे जितने पहले बैरियर्स होते थे वो कम होने शुरू हो गए, गैट आया, देन डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यू ट्रेड ऑफिस की वजह से आपका, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस, and in general the possibility of selling any product in the world becomes reality। पहले लोगों को लगता था नहीं बेच पाएंगे, लेकिन वो इजी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकम्स लोअर, क्योंकि लोग, पीपल और कार्गो, गुड्स और गुड्स, सामान और लोग, सब लोगों को जाना था, इस पार्टली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गई, कैपेसिटीज बढ़ी, जहां पे कुछ किलो सामान जाया जाता था वहां पे सामान की कैपेबिलिटी उठाने की बहुत ज्यादा बढ़ गई। न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट का वो कम हो गया, दैट इज रिड्यूस द कॉस्ट टू द पॉइंट दैट मटीरियल्स दैट वर टू बल्की टू ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड इन अ सिंगल लोकेशन एंड शिप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि एयरवेज इजी हो गया था, रेलवेज इजी हो गया था, सामान इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर, और सिंगल टाइम में क्या होता था, ट्रांसफर हो जाता था। इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंसी, ऐसा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था ना, कि आपका जो इंटरडिपेंडेंसी सी बहुत थी, हर इकोनॉमी अपने हर एक एरिया में पूरे नहीं थे, दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर नॉट इफेक्टिव। हर किसी कंट्री को किसी ना किसी प्रोडक्ट की जरूरत थी। द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द नेटवर्क, हर किसी का अपना अपना था। फॉर एग्जाम्पल कह रहा टेलीफोन, यूटिलिटी ऑफ टेलीफोन इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ यूजर्स, जितने लोगों ने टेलीफोन यूज करने शुरू किए उतना टेक्नोलॉजी इंक्रीज होना शुरू हुआ, मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इंक्रीज हुआ। लास्ट, ग्लोबल कंसोलिडेशन, ग्लोबल कंसोलिडेशन क्या था, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, लोगों ने इसको एज अ पॉजिटिव देखना शुरू किया। रैपिड कंसोलिडेशन हुए क्रॉस द बॉर्डर्स, एज फर्म्स compete more in multiple geographical market face the same competitor size, उनको लगता था सेम है, हर कोई एक दूसरे से कॉम्पीट करता था। फिर धीरे धीरे क्या आया, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द ऑप्शन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। उन्होंने बोला कि अलग अलग कॉम्पीट करने से अच्छा है एक साथ मर्ज कर जाते हैं, या हम आपको एक्वायर कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं, तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएंगे। ड्राइवर्स कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट और एडवांटेजेस आर मोर और लेस सेम, वो आप कर लोगे, लेकिन ड्राइवर्स को करना मत। नेक्स्ट यू हैव इंटरनेशनलाइजेशन, बहुत मिलता जुलते वर्ड है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते वर्ड है, बस लास्ट का ही टॉपिक है आपका, ऑलमोस्ट वी आर डन विद। द न्यू पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट से क्या स्टार्ट हुए आपके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज द प्रोसेस by which firms became engaged and more involved in the international market। just a process, वो ट्रेड नहीं बता रहा कि इट्स अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से फर्म्स एक दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल होना शुरू हुए, फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से पीपल हैव invested more in the more they have involved in the international markets। रीजंस क्या थे इंटरनेशनल मार्केट के, इंटरनेशनलाइजेशन के, सब पीछे से घुमा फिरा के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज हर प्रोडक्ट एक्सपैंड हो रहा था, टेक्नोलॉजी एक्सपैंड हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी, एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो एंड प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा चाहिए थी, तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हुआ। अब डाइवर्सिफिकेशन कंपनीज को या तो वर्टिकली इंटीग्रेट करना था, यानी अपनी ही इकोनॉमी के अंदर दे वांट मोर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, या किसी और के साथ मर्जर करना था, एक्विजिशंस करने थे, या और ज्यादा सारी कंपनीज खोलने थे। इन सब की वजह से इंटरनेशनलाइजेशन हुआ, पीपल वांट टू इन्वेस्ट वर्ल्ड वाइड, तो इंटरनेशनलाइजेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उन्हें हर कंपनी को ये लगता था, और ऐसा था भी, कि वो अगर काम को ज्यादा स्केल पे करेंगे तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ जाएंगे तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी उनके पास है तो एक छोटे फर्म को भी यूज करने को मिलेगी, जिससे उनका प्रोडक्ट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज नोन एज योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
वो कहता है when entering a larger international market from small market, एक छोटे से मार्केट से वो बड़े स्केल बिजनेस में जब वो जाते हैं तो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू अचीव। वो इसीलिए कर रहे थे ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास, कंपनी के पास क्या है, ब्रांड्स हैं, सर्विस है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, जिसे सेल करके वो एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो एक सिर्फ वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रह करके असर्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफी बेचने जाओ, कितने का बेचोगे? 70 रुपीज, 60 रुपीज। वहीं जो ब्रांड कंपनीज हैं वो कितने का बेच रहे हैं? 450, 500 इज अ नॉर्मल स्टार्टिंग कॉस्ट। बाकी जो आप एड ऑन कराओगे वो आपका अलग हो जाएगा। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने चाहिए था। अब दे वांट कि अगर वो ग्लोबलाइज करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट से भी क्या करेंगे, दे विल गेट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज उस टाइम गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिए थे। मार्केट ग्रोथ करेगा, दैट इज ग्रोथ दैट प्रूव्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्सपैंड द फर्म साइज। फर्म साइज बढ़ गया, मार्केट साइज बढ़ गया और कस्टमर्स बढ़ गए, दैट गिव्स द एडवांटेज एंड ज्वाइंट वेंचर पॉसिबिलिटीज पे मिलेगा। ठीक है, अब स्टेजेस क्या है इंटरनेशनलाइजेशन की? सबसे पहले आपके पास डोमेस्टिक ऑपरेशंस थे, वहां से फॉरेन ऑपरेशंस है। ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू आप कर सकते हो, या सब्सिडरीज अपने ही अंदर कोई सब्सिडरी खोल दी फॉरेन के लिए, या फॉरेन की किसी कंपनी के साथ आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, या मल्टीनेशनल ऑपरेशंस अपनी ही कंपनी के ब्रांचेस खोलने शुरू किए, और ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस कर दिए। इनको डिटेल में करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे। बड़ा हो गया चैप्टर, है ना। डोमेस्टिक ऑपरेशन, इफ अ कंपनी, ये आपका डिफरेंस है, आगे पूरा टेबल में वहां भी कराऊंगी। इफ अ कंपनी ओनली ऑपरेट्स इन ओन नेशन तो उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक। फॉरेन, अगर अपने साथ साथ वो फॉरेन में भी काम करती है। अ फर्म एक्सपेंड्स इट्स मार्केट टू अदर नेशंस थ्रू एक्सपोर्ट। अभी वो एस्टैब्लिश नहीं हुई है कहीं जाके दूसरी इकोनॉमी में, सिर्फ उसने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, दैट इज नोन एज द फॉरेन ऑपरेशन, है ना। डोमेस्टिक एंटरप्राइज क्या है? एथनोसेंट्रिक है, सिर्फ अपने कंट्री में कर रही है, फिर वो बाकी डिमांड्स को करेगी तो फॉरेन ऑपरेशंस हो गए। थर्ड, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर शुरू किया इंटरनेशनल में, कि ठीक है सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर्स आने शुरू हो गए। फर्म क्या करती है? ज्वाइंट वेंचर का डेफिनेशन वही है जो आपने अभी किया। दे सीक म्यूचुअल कॉस्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस एज वेल एज द मैनेजमेंट, और प्रोग्रेस करते हैं आउटसाइड द कंपनीज। मल्टीनेशनल, अपनी ही कंपनी की ब्रांच, फुल फ्लेश्ड कंपनी आपने किसी और इकोनॉमी में जाके, दैट इज नोन एज मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। हैज इवॉल्व्ड इज फुल फ्लेश्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विद मेनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस और अराउंड द ग्लोब। पूरा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। क्रूशियल डिसीजंस है, these firm operate globally and their orientation switched from ethnocentric to polycentric। एथनोसेंट्रिक देखो ऊपर अभी आपने किया था, जहां पे ये देखो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस क्या कर रहे थे? दे आर एथनोसेंट्रिक, दैट आर एथनोसेंट्रिक, जो सिर्फ अपने इकोनॉमी में। डोमेस्टिक ऑपरेशन यूजुअली हैव एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, कि क्या करना है? स्लो ग्रोथ करना है, एक्सटेंड करना है और डाइवर्सिफाई करना है इनटू न्यू सेक्टर। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं देखते थे। फिर वो कंपनीज दो एथनोसेंट्रिक थी, वो धीरे धीरे इंटरनेशनल होनी शुरू हुई, कि सिर्फ अपनी कंट्री में रह करके अब बाहर भी सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद एथनोसेंट्रिक के बाद उन्हें क्या लगा कि अब उन्हें क्या बनने की जरूरत है? पोलीसेंट्रिक बनने की जरूरत है। दैट मीन्स एक ऐसी कंपनी दैट डिसाइडेड टू रिस्पॉन्स टू मेक मार्केट डिफरेंस, चाहे वो सोशली हो, कल्चरल हो या लीगल कंस्ट्रेंट हो। उन्हें लगा कि हमें बहुत और लेवल पे बढ़ना है। देन लास्ट इज द ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस। ट्रांसनेशनल था, दैट आर अचीव बोथ ग्लोबल एफिशिएंसी एंड लोकल, के ग्लोबली भी करेंगे और लोकल भी करेंगे। डिसीजन मेकिंग, दीज कंपनीज आर हाईली डिसेंट्रलाइज। सबको बोल दिया कि जहां पे जिस कंपनी की ब्रांच है, जिस कंट्री में ब्रांच है, वहां आप अपने डिसीजन लो। इट इज नॉट सेंट्रलाइज, यू आर अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। डिसेंट्रलाइज कर दिया, दे आर फ्री टू मेक डिसीजन विद, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कंपनी कर देगी, बट हेडक्वार्टर से आपको हेल्प आ जाएगी, बट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। देयर नो सच थिंग एज अ प्योर ट्रांसनेशनल। प्योर कुछ भी नहीं था। अब इनका डिफरेंस है वो आप कर सकते हो। You may get this question on the basis of the difference and we are done with the chapter. देखो एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? स्ट्रैटेजी और मॉडल। डोमेस्टिक में पूरा डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल में
डोमेस्टिक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है विद अ कोऑर्डिनेटेड फेडरेशन, लाइक जॉइंट वेंचर कर दिया। फिर ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड हब है, यानी आपका ग्लोबलाइज एक कंपनी खोल दी, वो आपके डिसीजंस लेगी, बाकी आप अपने कंपनीज इन्वेस्ट कर दो। और ट्रांसनेशनल में ग्लोबली हर जगह नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गए। व्यू ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक को एज होम कंट्री देखता है, यहाँ पे एक्सटेंशन हैं ग्लोबल एंड ग्लोबल मार्केट। ओरिएंटेशन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक में वो सिर्फ कहता है हम अपनी कंट्री में रह के, एथनोसेंट्रिक, अपनी कंट्री में काम करेंगे, अपने लेवल पे काम करेंगे, अपनी इकोनॉमी में ग्रो करेंगे। इंटरनेशनल में वही भी वही है, अपनी ही इकोनॉमी में रहेंगे लेकिन आप प्रोडक्ट्स को थोड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्लोबल में थोड़ा मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड मतलब पॉलीटेक्निक हो गया कि हम अपने कंपनीज को बाहर के कंट्रीज में भी लगा सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कर सकते हैं। ट्रांसनेशनल में जियो सेंट्रिक हो गया, हर कंपनी ने अपने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस तो लगाए लगाए, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो विद सम हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर। लास्ट 3 पॉइंट्स, ही सेड की एसेट्स क्या क्या है। लोकेटेड इन होम कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री, ये भी होम कंट्री में ही है बट थोड़ा ऑपरेशंस डाइवर्सिफाइड है। सब होम कंट्री में है लेकिन मार्केट आउटसोर्स है। ये पूरा का पूरा डिस्पर्स्ड है। रोल ऑफ कंट्री यहाँ पे सिंगल कंट्री का है, यहाँ पे बाकी कंट्रीज का भी अडॉप्ट करते हैं और लेवरेज करते हैं कि उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल ले पाए। मार्केटिंग और सोर्सेस कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू द फर्म वर्ल्ड वाइड। लास्ट नॉलेज आपका होम कंट्री पर वही सब। So we are done with this chapter, unit 1, that is introduction to the international business. For if you like this video, kindly share, subscribe and comment. Thank you so much.